हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पीजीटी का पेपर तो देखिए कैंसिल हो चुका है, लेकिन हमें तैयारी नहीं छोड़नी है। तैयारी हम अगर करते रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तैयारी अगर हम छोड़ देंगे, अब कुछ पता नहीं है कब कौन सी डेट रखी जाए एग्ज़ाम की, तो हमें तब तक खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। ठीक है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लगाते रहेंगे जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नहीं जो हमने तैयार किया है वो हम ना भूलें। उससे बढ़िया है कि तैयारी हम प्रैक्टिस करते रहें। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, आयनों की आयनिक त्रिज्याओं का क्रम बताना है हमें इसमें। तो आयनों की आयनिक त्रिज्याओं का क्रम आपको पता होना चाहिए कि क्रम क्या होता है। देखिए, प्लस चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, आयनिक त्रिज्या उतना ही छोटी होगी। ठीक है, रेडियस उतनी ही क्या होगी, कम होगी। और माइनस चार्ज जितना ज़्यादा होगा, रेडियस उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए लिथियम का सोडियम से ज़्यादा दिया है, बेरिलियम का बोरॉन से ज़्यादा दिया है। अब जिन पे यहाँ पर चार्ज का अगर अलग अलग दिया हुआ है, जैसे Be+2 और Be+3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उसकी आयनिक त्रिज्या छोटी होगी, तो Ve की ज़्यादा होगी। ठीक है, बोरॉन +3 से। लेकिन अब लिथियम और सोडियम पर प्लस चार्ज दिया हुआ है सिंगल। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ग्रुप में देखिए नीचे चलने पर, ठीक है, पहला ग्रुप है ना, लीना की तरफ से फरियाद, तो पहला वाला जो यहाँ पर एलिमेंट दिया हुआ है, नीचे की तरफ जब हम चलते हैं तो आयनिक रेडियस बढ़ती है, तो सोडियम की ज़्यादा होगी, तो सोडियम पहले आएगा। ठीक है, और लिथियम बाद में आएगा। ठीक है, नहीं तो ऑर्डर ये बनेगा, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, यहाँ पर देखेंगे 4n+2 श्रेणी को जाना जाता है। 4n+2 श्रेणी को देखिए क्या जानते हैं हम। 4n+2 सबसे पहले आता है इसमें 4n को हम कहते हैं थोरियम। ठीक है, थोरियम श्रेणी, तो थोरियम श्रेणी होती है ये थोरियम। और 4n+1 ये होती है नेपट्यूनियम श्रेणी। ओके, नेपट्यूनियम श्रेणी। और 4n+2 ये होती है यूरेनियम श्रेणी, यूरेनियम श्रेणी। ओके, और अगला है यहाँ पर 4n+3 ये होती है एक्टिनियम श्रेणी। ओके, एक्टिनियम श्रेणी। ठीक है, और ये सब एलिमेंट्स क्या होंगे, ये जो सीरीज़ दी हुई हैं ये सब के सब एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, यूरेनियम श्रेणी। निम्नलिखित यौगिकों में संयोजक बंधन के बीच का कोण किसमें सबसे अधिक होगा। देखिए, अगर हम CH4 को देखें, कोण ज्ञात करने के लिए इनकी हमें ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर इनका हमें पता होना चाहिए। CH4 के लिए क्या होता है, CH4 का ये बनता है इस तरीके से, टेट्राहेड्रल बनता है। ठीक है, VF3 का क्या बनेगा, BF3 का कुछ ये बनेगा। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। PF3 का ये बनेगा कुछ। PF3 में देखिए एक होता है इसमें लोन पेयर। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पर NH3 का देखेंगे तो N, इस पर भी एक लोन पेयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, और ये भी टेट्राहेड्रल है। ये तीनों टेट्राहेड्रल हैं और एक लोन पेयर भी है, तो कहीं ना कहीं एंगल इनका कम हो जाएगा। ठीक है, जो 109 होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, जब कम हो जाएगा, और अब तीनों में टेट्राहेड्रल है, बस ये वाला बचा BF3 जो कि ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर।
ओके, इसमें होता है 120 डिग्री, तो एंगल 120 डिग्री इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, 120 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। तापमान में वृद्धि होने पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव देखिए, जो पृष्ठ तनाव होता है T बराबर, इसको लिखते हैं T0 1 माइनस अल्फ़ा टी। ओके, टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ओके, पृष्ठ तनाव घटेगा, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, डिक्रीज़, ठीक है, घटता है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि प्रतिरोध के लिए होता है R बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, किसका, प्रतिरोध किसका बढ़ता है, ठीक है, कोई भी चालक तार है तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पर इसको देखेंगे, किसी तत्व की आयनन ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रमशः ये दी हुई है, ठीक है, मूल्यांकन स्केल पर विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात कीजिए। देखिए, ये फार्मूला होता है इसका विद्युत ऋणात्मकता के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए फार्मूला ये होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी IE प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं 129 से। 129 से कब करेंगे डिवाइड, जब ये किलो कैलोरी पर मोल में एनर्जी दी हुई है, किस में दी हुई है, किलो कैलोरी पर मोल में, तब तो 129 से करेंगे। लेकिन किलो जूल पर मोल में अगर दी हुई है तो जो वैल्यू दी हुई है उसमें 4.18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे किलो कैलोरी को, ठीक है, और नीचे डिवाइड करेंगे फिर 540 से, ठीक है। यहाँ पर 129 इसलिए दिया है क्योंकि ये किलो कैलोरी पर मोल में है। 4.8 से अगर हम 540 को डिवाइड करेंगे तो ये 129 आएगा, ठीक है, तो इसलिए 129 से डायरेक्ट कर लेते हैं। ऊपर कितना दिया है, 275 प्लस 86, दोनों को ऐड करेंगे और नीचे 129, इसको जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 361। 129 से भाग करना है, 129 से जब भाग करेंगे तो ये 2.79 अप्रॉक्स जो आएगा 2.8 आ जाएगा, ठीक है, 2.8, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। यहाँ पर देखेंगे BF3 एवं NH3 दोनों अणु सहसंयोजक हैं, परंतु BF3 अध्रुवीय है तथा NF3 ध्रुवीय है, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण देखिए पहले क्या दिया हुआ है, असंयुक्त अवस्था में बोरॉन धातु है तथा नाइट्रोजन गैस है। देखिए ये तो कारण नहीं है, बोरॉन का अष्टक अपूर्ण है जबकि नाइट्रोजन का पूर्ण है, ठीक है, नाइट्रोजन का भी अष्टक पूर्ण नहीं है, ठीक है। नहीं, अब यहाँ पर देखेंगे बोरॉन का परमाणु आकार नाइट्रोजन से छोटा है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें जैसे हमने अभी बनाया था इसका स्ट्रक्चर, तो BF3 का स्ट्रक्चर ये बनता है, ठीक है, BF3 का स्ट्रक्चर ये बनता है और NH3 का स्ट्रक्चर, इस पर एक लोन पेयर होता है और ये NF3, ओके, F है, ओके, ये बनता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो BF3 है, अगर हम इसमें देखें, देखिए F इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, तो इसका डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये होगी, इसके लिए दिशा ये होगी, इसके लिए दिशा ये होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों का देखें 120 डिग्री एंगल है तो इसका जो रिजल्टेंट बनता है वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में बनेगा और जितना डायपोल मोमेंट इधर उधर है ये उसके इक्वल ही बनेगा, ठीक है। अगर हम इस तरीके से देखें तो म्यू इधर और म्यू इधर, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट आ जाता है 0, ठीक है, BF3 में। लेकिन यहाँ डायपोल मोमेंट अगर देखेंगे तो जो लोन पेयर है इसका, लोन पेयर का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लोन पेयर इनको रिपेल करेगा और ये इस तरीके से इसका डायपोल मोमेंट होगा। इसका डायपोल मोमेंट देखें तो ये होगा, ठीक है,
इसका इधर होगा, ठीक है, और इसका इधर होगा। ये कैंसिल नहीं हो पाता है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। तो एक एफ ये हो गया, एक एफ ये हो गया, मतलब कह सकते हैं एक म्यू इधर हो गया, एक म्यू इधर हो गया, तब तो ये 2 म्यू हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं म्यू से तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन लगभग 1 म्यू हम मान सकते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो म्यू 0 नहीं आएगा यहाँ पर। जब म्यू 0 नहीं आएगा तो इस वजह से NF3 जो है वो अध्रुवीय है, सॉरी ध्रुवीय है, ठीक है। म्यू जब 0 नहीं आता है तो इसको बोलते हैं पोलर, ठीक है। और ये है नॉन पोलर, ये अध्रुवीय है और ये ध्रुवीय है, ठीक है नहीं। तो ये कारण है इसका। BF3 समतलीय है और NF3 पिरामिड है, और ये बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ये पिरामिडल है, और ये यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर है। ओके, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। निम्न में से कौन सी स्पीसीज प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय कौन सा होगा? देखिए, अनुचुंबकीय होने के लिए, अनुचुंबकीय को हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। पैरामैग्नेटिक होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड होना चाहिए, अनपेयर्ड, ठीक है। और बताया था हमने डाईमैग्नेटिक के लिए ये पेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो कि पहला क्या है, पहला दिया हुआ है V2, तो B2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? B में 5 होते हैं, तो मॉलिक्यूल है तो ये हो गया 10। इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो किस तरीके से लिखते हैं? सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद में आता है पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। देखिए यहाँ पर अनपेयर्ड है ये, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से यहाँ पर जो B2 है वो यहाँ क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। और किसी का आप बनाकर देखेंगे तो वो चुंबकीय होगा, ठीक है, मतलब वो डायमैग्नेटिक होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, पेयर 1 रहे होंगे, ठीक है नहीं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 2, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है। NaO3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे? देखिए, Na का कितना होता है? Na का होती है देखिए +1, ठीक है। O के लिए हम x मान लेते हैं, तो x की गुणा 3 से होगी बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर -1 आएगा, और x बराबर -1/3 आएगा, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा, -1/3। विद्युत के एक फेराडे को निम्नलिखित विलयनों से गुजारा जाता है, उस विलयन का चयन करें जिससे धातु का 1 मोल विक्षेपित हो। तो यहाँ पर देखेंगे धातु का 1 मोल विक्षेपित हो, हमें वो निकालना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले AlCl3 के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम क्यों है? बैलेंसी होती है 3+, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब जा कर के बनेगा एल्यूमिनियम, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3F, ठीक है नहीं, 3 फेराडे, ये क्या होता है? चार्ज, आवेश का मान होगा। दूसरा लिखेंगे हम CuCl2 के लिए, तो CuCl2 के लिए यहाँ पर क्या आएगा? Cu2+, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, और यहाँ पर बन जाएगा कॉपर Cu, ठीक है। यहाँ पर 2F, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक कर रहे हैं। NaCl के लिए देखिए Na+, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सोडियम Na आएगा। SnCl4 के लिए देखिए प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब जाकर के Sn बनेगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 4F, यहाँ पर सिंगल F है, ठीक है। तो इसमें यह पूछा गया है कि विलयन का चयन करें जिससे धातु का 1 मोल विक्षेपित हो। तो 1 मोल विक्षेपित कौन करेगा? जब 1 मोल आवेश का मान होगा, ठीक है, तो ये वाला होगा 1F, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तब जाकर के वो 1 मोल धातु को बनाएगा, ठीक है नहीं। तो ये 1F वाला, ये सोडियम वाला सही हो गया, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, NaCl।
जिप्सम इज़ अ सॉल्ट ऑफ, जिप्सम निम्न का लवण है। जिप्सम देखिए किसका लवण है। जिप्सम के लिए फॉर्मूला अगर हम चेक करें तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है जिप्सम के लिए होता है देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए होता है देखिए POP के लिए CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये आप ध्यान रखें कि इसमें जो वाटर है, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनसे इसके वाटर के मॉलिक्यूल 1/4 हैं, हाफ नहीं है 1/4 हैं, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2CaSO4 इंटू H2O, ऐसे भी लिख करके आता है कई बार, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, कैल्शियम का होगा। यहाँ पर दिया है देखिए 11Na24 का बीटा 6 देगा। देखिए बीटा 6 जब होता है तो क्या होता है, बीटा 6 होने पर परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है और परमाणु भार में या द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ओके, परमाणु क्रमांक देखिए 12 हो गया, पहले 11 था, ठीक है। और परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या 24 थी और 24 बाद में भी है, ठीक है। तो इस वजह से ये होगा। अल्फा में क्या होता है, अल्फा जब निकलता है तो परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है, ठीक है। और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाती है, ठीक है। तो हीलियम, ठीक है, हीलियम निकलता है, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं हीलियम नाभिक। विद्युत वाहक बल किसको निरूपित करता है, विद्युत वाहक बल देखिए किसको निरूपित करेगा। विद्युत वाहक बल जो होता है E बराबर ये होता है W/Q, ठीक है। अगर हम यहाँ पर Q की वैल्यू 1 ले लें तो E बराबर हो जाएगा W, ठीक है, नहीं E बराबर W हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रति इकाई आवेश ऊर्जा, प्रति इकाई आवेश ऊर्जा को प्रदर्शित करता है विद्युत वाहक बल। किरचॉफ नियम लागू होता है। किरचॉफ नियम जो होते हैं देखिए 2 किरचॉफ नियम है, ठीक है। एक किरचॉफ का नियम क्या है, एक किरचॉफ का नियम है कि संधि नियम, ठीक है। मतलब एक संधि पर, एक जॉइंट पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, या आने और जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ये भी कह सकते हैं। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला ये है कि किसी बंद पाश में, ठीक है, किसी बंद पाश में या किसी कह सकते हैं क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल होंगे, ठीक है, अरे समझे, जो सेल्स होंगे और जितने भी रेसिस्टेंस होंगे, सबसे जितनी भी करंट फ्लो होगा, उनका कह सकते हैं कि जो एल्जेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय योग होगा, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये होता है, तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, AC और DC दोनों के लिए। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा, AC और DC दोनों, ठीक है, नहीं AC और DC दोनों के लिए। 100 फेरे और 10 सेंटीमीटर प्रभावी त्रिज्या वाली एक वृत्तीय कुंडली में इतने की धारा बह रही है, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देखिए ऐसे निकालते हैं, M बराबर NIA। N कितना है देखिए 100 है, I कितना है 0.1, A कितना है, A है देखिए इसमें एम्पियर मीटर स्क्वायर में निकालना है। A कितना हो जाएगा, यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे पाई R स्क्वायर। R के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 0.1, तो 0.1 स्क्वायर। ये 100 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखिए 10 पॉइंट हट जाएगा, ये 10 पाई, और यहाँ से आ जाएगा 0.01। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 पाई आएगा। तो 0.1 पाई किस में है, 0.1 पाई देखिए D में है, ऑप्शन डी। इसको यहाँ पर 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी 0 लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद में कोई डिजिट है, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें सही हो गया। ऑन मेकिंग अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ एनर्जी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट
on aluminium surface, faster photoelectrons are emitted if the work function of aluminium surface is 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए फाई जो गिवन है वो है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और एनर्जी जो गिवन है वो है यहाँ पर 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमें बताना है, तो काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी के मैक्स होता है के मैक्स ई माइनस फाई, ये होता है। वैल्यू पुट कर देंगे ई की वैल्यू 6.2 माइनस 4.2, जब ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, और यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा जूल में, मल्टीप्लाई होगी तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19, ओके, जूल। तो ऑप्शन यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही होगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ओके। इन द रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट द पावर फैक्टर इज, पावर फैक्टर देखिए क्या होता है। पावर फैक्टर होता है देखिए cos phi इज इक्वल टू R अपॉन Z, ओके, R अपॉन Z। R Z की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, जब सर्किट में रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, कैपेसिटेंस भी है, और यहाँ पर क्या है, इंडक्टेंस भी है, तो फिर यहाँ पर ये होता है R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ओके। रेजिडेंस की कंडीशन में क्या करते हैं, XL इज इक्वल टू XC हो जाता है। रेजिडेंट की कंडीशन में ये इक्वल होता है दोनों, जब ये दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, R अपॉन अंडर रूट में ये R² प्लस ये 0 हो जाएगा, तो R अपॉन R आएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, ओके, 1, ओके। तो ये क्वेश्चन थे, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग अलग एग्जाम्स में आ चुके हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए हैं, ठीक है, ये PCS में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप GIC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, GIC फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर आप EMRS के लिए कर रहे हैं, EMRS की जो वैकेंसी आई हुई हैं उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और UPLT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ओके। PGT का एग्ज़ाम देखिए, UP PGT का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया, 15-16 को था, ठीक है, कैंसिल हो गया, लेकिन अब कुछ पता नहीं है कब डेट आएगी इसकी। अंदाज़ा ये है कि 21 अक्टूबर तक, तो देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं, जब इस्तीफ़ा दिया था तो उनको मतलब दूसरा चयन के लिए आवेदन फॉर्म दिए गए, और 21 अक्टूबर तक बताया गया है कि चयन होगा। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे काम होंगे, तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और UP TGT भी खतरे में है, UP TGT भी खतरे में है, जो 18 और 19 दिसंबर के लिए है, वो भी खतरे में है, कुछ पता नहीं है, ये एग्ज़ाम भी होने के कोई चांस नहीं लग रहे हैं, ठीक है, हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए इसकी भी, ओके। बस अपनी तैयारी करते रहिए और बाकी सारी चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, डेट आगे पीछे होती रहेगी। और एग्ज़ाम जैसा कि आपका LT ग्रेड का है, ये एग्ज़ाम तो आपका होना है, क्योंकि ये आपका UP PSC करवा रहा है, और GIC का भी होगा आपका, उसकी भी डेट जल्दी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो UP PSC की जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो होने हैं टाइम पर, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।